सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 24 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। देखिए, अगर आप खुद को आगे बढ़ाना नहीं चाहेंगे तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता है। उसी तरह से अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए क्लास के साथ रेगुलर बने रहिए, कॉपी में नोट्स बनाइए और लिखते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए। अगर नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं तो संडे को मैं रिवीजन भी करवाता हूँ, आप उसको रिवाइज करते चलिए। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ। पहले करंट अफेयर में आपको जीएसटी से संबंधित न्यूज है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पीएम मोदी ने लॉन्च किया है जीएसटी बचत उत्सव। तो याद कर लीजिएगा, अब जीएसटी अपने आप में एक क्वेश्चन है, लेकिन अब बचत उत्सव किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा पीएम मोदी। अब आइए इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर ये किया क्यों गया है, तो ये दर्शा रहा है उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने क्या किया है कि मेजर जीएसटी के स्लैब में चेंजेस किया है। यानी कि दो जो स्लैब था उसको हटा के उनके जितने भी सामान थे, यानी उसमें जितने भी गुड्स थे, उसको शिफ्ट कर दिया गया है। दो ही स्लैब होते हैं, कौन कौन से? 5% और 18%। यानी 12% के स्लैब को हटा दिया गया है और 28% के भी स्लैब को हटा दिया गया है। 40% एक एक्स्ट्रा सिन टैक्स ला दिया गया है। सिन मतलब पाप, यानी कि जो भी आप खैनी, तंबाकू, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उन पर 40% टैक्स अब लगेगा। अब अगर बता दें कि जो 375 आइटम्स थे उनके जीएसटी रेट्स कम किए गए हैं। अब इनमें से जो कॉमन है उनका नाम आपको याद रखना है। तो उसमें से कॉमन क्या क्या है? तो एफएमसीजी भी आपको समझाएंगे। साथ ही साथ आपको मेडिसिन भी याद रखना है। मेडिसिन के अलावा और कौन से टर्म्स हैं? तो ये यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के अप्लायंसेस भी कम होंगे। अब इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। आने वाले समय में दीपावली है, दशहरा है, काफी मार्केटिंग होगा, क्रिश्चियन पर्व का त्योहार है, मैरी क्रिसमस आएगा। तो इन सभी जगह पर क्या किया जाएगा? परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी लोगों की। लोग सामान तभी खरीदेंगे जब सामान सस्ता होता है भारत में। तो अब आइए, सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आया है एफएमसीजी। एफएमसीजी का पहले आप फुल फॉर्म लिख लीजिए। तो ये है आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब ये होता क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का मतलब होता है कि ये उस तरह के प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं और जो इनका प्राइस होता है वो काफी कम होता है, और इसीलिए इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं इसका टर्नओवर भी काफी ज्यादा होता है। अब इसको फ्रिक्वेंटली परचेज किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। तो देखिए, अपने नजर दौड़ाइए कि आप डेली ऐसे क्या सामान को खरीदने जाते हैं। यानी कि जो डेली का आइटम्स है, जैसे कि फूड, बीवरेजेस, टॉयलेटरीज और जो काउंटर मेडिकेशंस है, यानी कि आजकल हर किसी को बीपी है, थायराइड है, शुगर है, तो इन तरह की दवाइयां सब के सब एफएमसीजी के अंतर्गत आती हैं। इसको भी याद कर लीजिएगा। अब जो पीएम मोदी ने अनाउंस किया जीएसटी बचत उत्सव जो इन्होंने लॉन्च किया है, अब ये यहाँ पर आपको दो स्लैब मैंने बता दिया कि अब 5% और 18% का ही स्लैब बचा हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में क्या क्या बेनिफिट है आपको बता दें कि जो पहले 28% जीएसटी प्लस सेस था, अब 18% जीएसटी ही लगेगा। यहाँ पर कोई सेस चार्ज नहीं लगेगा। इससे जो स्मॉल कार सेगमेंट के बायर्स होंगे उनको डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। अब मारुति हो गया, टाटा हो गया, हुंडई हो गया, महिंद्रा हो गया, अब इन जैसे जो कार मेकर्स हैं उन्होंने तुरंत प्राइस कट अनाउंस कर दिया है, क्योंकि आने वाले समय में लोग काफी ज्यादा परचेजिंग करेंगे। धनतेरस आ रहा है, उस तरह से वहां पर मार्केट जो है बूम कर जाएगा अभी तुरंत। तो जो इम्पैक्ट होगा इसका इकोनॉमिक पर, उसको भी समझ लेते हैं। तो कंजम्पशन बूस्ट होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लोगों का खर्चा कम होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और रिलेटेड सेक्टर को फायदा मिलेगा इससे। साथ ही साथ स्टेट के रेवेन्यू पर इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट्स को कम कर दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसके थ्रू सरकार अनाउंस ये भी बताया गया है मोदी जी के द्वारा कि 2.5 लाख करोड़ तक सिटीजन्स का सेविंग होगा। ये उत्सव इसीलिए मनाया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ चुनाव भी है कई जगह पर। तो आप जान रहे हैं बिहार में चुनाव होने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहां पर बीजेपी को जीतना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए फेस्टिवल सीजन कैंपेन की तरह इस इनिशिएटिव को देखा जा रहा है। अब आपके स्क्रीन पर
क्वेश्चन लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। जीएसटी बचत उत्सव से संबंधित आपको कौन सी बातें सही है यहाँ बताना है। पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है जीएसटी 2 रिफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, तो बिल्कुल सही है ये। उसी तरह से जीएसटी 2 में जो ज्यादातर आइटम्स हैं वो 5% और 18% में आ गए हैं, ये भी सही है। जो कार है उनको शिफ्ट कर दिया गया है 28% प्लस सेस को हटाकर केवल 28% जीएसटी विदाउट सेस के साथ, ये भी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है ओवरऑल जो सेविंग होगा 2.5 लाख करोड़ का होगा सिटीजन्स के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी इस सवाल का तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अब देखिए, अब जीएसटी के बारे में जान लीजिए। तो जीएसटी है क्या, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है। अब जीएसटी की बात करें तो इसको दुनिया में सबसे पहले किस कंट्री ने इंप्लीमेंट किया था, तो फ्रांस ने। कब किया था, तो 1954 में किया था। टैक्स क्या होता है, तो टैक्स के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैंने आपको कई बार समझा रखा है, डायरेक्ट टैक्स जो हम सीधा सरकार को पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जब हम इंटरमीडिएटरीज के द्वारा पे करते हैं। तो जो आपका जीएसटी है वो किस प्रकार का टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। बहुत सारे टैक्सेस को मिलाकर ही अब क्या बना दिया गया है, जीएसटी बना दिया गया है। फ्रांस 1954 याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि भारत में इसका लॉन्च डेट कब था, तो ये था आपको 2017 में, और स्पेसिफिक डेट के साथ आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो 1 जुलाई 2017 है। अब जीएसटी क्या है, तो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जो बहुत सारे टैक्सेस को मिला के बनाया गया है। जीएसटी के 4 प्रकार, एक तो ये जो जीएसटी है इसके 4 प्रकार, सबसे पहला सेंट्रल जीएसटी, उसी तरह से स्टेट जीएसटी, उसी तरह से यूटी जीएसटी, और इन सबको मिला देंगे तो इंटीग्रेटेड जीएसटी बन जाता है। तो ये प्रकार भी आप याद कर लीजिएगा। उसी तरह से भारत में पहला जो राज्य था अपनाने वाला, उसका नाम क्या था, तो स्टेट का नाम याद कर लीजिए। कौन सा स्टेट, पहला स्टेट जिसने कि जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम असम है, याद कर लीजिएगा। उसी तरह से अब आपको बता दें कुछ संविधान के प्रावधान भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सबसे पहले 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन के जरिए ये बिल को लाया गया था और पास किया गया था, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसी तरह से आपको 246A आर्टिकल याद रखना है। कौन सा आर्टिकल है ये, एक पहला आर्टिकल तो है आपको 246A। अब ये 246A क्या बताता है, तो ये पावर ग्रांट करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर को कि वो लॉ बना सकते हैं जीएसटी के रिगार्डिंग। उसी तरह से आपको एक और याद रखना है और वो है आपका 279A, याद कर लीजिएगा 279A। अब ये आर्टिकल आपको क्या बताता है, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट और फंक्शन दिया गया है जीएसटी काउंसिल का। किससे संबंधित है, अगर वन लाइनर आता है तो जीएसटी काउंसिल ही सिर्फ लिखा हुआ आएगा, तो 279A कर लीजिएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें जो जीएसटी से संबंधित थी और जो उत्सव पीएम मोदी के द्वारा बनाया गया जिसका नाम है जीएसटी बचत उत्सव, तो इसको याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है $125 मिलियन का लोन, ताकि जो अर्बन है, अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र की बात की जा रही है, वहां का जो लिवेबिलिटी है और क्लाइमेट रेजिलियंस जो असम में होता है उससे बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि उसको बूस्ट करने का बात किया जा रहा है। सबसे पहले न्यूज को समझ लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को कीजिएगा जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 125 मिलियन लोन एग्रीमेंट किया है। याद रखिएगा ये डॉलर कितना है, 125 मिलियन, और ये क्या है, ये लोन एग्रीमेंट है। अब ये क्या करेगा, तो ये बूस्ट करेगा, और बूस्ट किसको करेगा, तो जो अर्बन यानी कि शहर में जो लोग रह रहे हैं, जो जिस तरह से भी वो रह रहे हैं अभी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसको अच्छा करने के लिए ये लोन लिया जा रहा है। तो अर्बन का जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो असम में क्लाइमेट रेजिलियंस होता है, यानी कि वहां पर कभी बाढ़ आ जाता है, यानी क्लाइमेट डिजास्टर वहां होते रहता है, तो इन सबको इम्प्रूव करना इसका मेन टारगेट होगा। इस लोन को इसीलिए लिया जा रहा है। अब प्रोजेक्ट के मेन पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, तो वाटर सप्लाई आएगा, सीवरेज आएगा, ड्रेनेज सिस्टम, इन सभी को अपग्रेड किया जाएगा।
भाई नाली से ही तो पानी जमा होता है, पानी जमा होगा तो रोग फैलेगा। उसी तरह से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बेटर बनाया जाएगा। वहीं अगर क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करें तो जो फ्लडिंग और हेवी रेनफॉल से बचने के लिए रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। उसी तरह से जो ग्रीन स्पेसेज और इको फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग को प्रमोट किया जाएगा। अगर लिवेबिलिटी की बात करें तो सिटीजन्स को बेसिक सर्विस जैसे कि पानी हो गया, सैनिटेशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इसको एफिशिएंटली मिलेगा। उसी तरह से हेल्थ और क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाएगा। अब अगर बात करें इसके सिग्निफिकेंस को तो आपको बता दें कि असम एक फ्लड प्रोन स्टेट है। किसकी वजह से? तो बराक और ब्रह्मपुत्रा नदी की वजह से। अब ये प्रोजेक्ट क्लाइमेट एडप्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11, अब आपको याद रखना है कि ये किससे लिंक्ड है? तो SDG 11 से लिंक्ड है। अब SDG 11 क्या बताता है? तो ये बताता है सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज को सपोर्ट करना। अब अगर बात करें तो अर्बन रेजिलियंस से नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिलेगा, यानी और भी राज्य इससे प्रभावित होकर काम करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट राज्य में एक राज्य नहीं है, 7 सिस्टर और 1 ब्रदर सिक्किम भी आता है। तो चलिए अब आप न्यूज़ को समझ लिए हैं, उस तरह से अब आप क्वेश्चन को कर लीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर 125 मिलियन डॉलर के रेफरेंस में बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अर्बन लिवेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस जो असम में है उसको इंप्रूव करना इसका फोकस एरिया होगा, बिल्कुल सही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, ये भी बिल्कुल सही है। और इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है ADB का, ये भी बिल्कुल आपको सही जवाब है। तो अब चलिए ADB के बारे में भी जान लीजिए कि ADB क्या है। तो ADB का मतलब हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ADB का हेडक्वार्टर आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में इसका सिचुएटेड है हेडक्वार्टर। वहीं अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो मैंने कई बार आपको याद रखा है इनका नाम, तो ये है मसाता। अब इनका नाम याद कर लीजिएगा, मसातो कांडा साहब इनका नाम है। और जो मेंबरशिप है वो टोटल 69 कंट्रीज के पास अवेलेबल है। अगर इसका फाउंडेशन की बात करें तो ये कब फाउंडेशन हुआ है? तो ये 1966 में इसका फाउंडेशन रखा गया था। अब अगर असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। वहीं यहाँ के CM का नाम इंपॉर्टेंट है, हेमंत बिस्वा शर्मा, हमेशा न्यूज में रहते हैं। गवर्नर की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य साहब हैं यहाँ के गवर्नर। अगर नेशनल की बात करें तो 7 नेशनल पार्क आपको याद रखना है। कौन कौन सा? डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, देहिंग पटकई और रायमोना का नाम याद कर लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे करंट अफेयर पे, जहां पर 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस पर किया गया है। कहां पर? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। तो सबसे पहले आपसे सवाल क्या बनेगा? वन लाइनर की बात कर रहा हूं तो वन लाइनर आसानी से आप कर सकते हैं कि जो 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए कहां पर? विशाखापट्टनम में किया गया है। किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है आपको ई गवर्नेंस से। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए इसको समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे जो आपके स्क्रीन पर होगा। बता दें आपको कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वही आपको कॉपी में नोट कर लेना है, वही डिटेल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, चाहे आप कोई भी प्रतियोगी की परीक्षा दे रहे हो। तो चलिए, इवेंट का नाम है 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस पर हो रहा है। वेन्यू विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब अगर ऑर्गेनाइजर्स की बात करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजर है इनका नाम है DARPG। अब ये DAR जो PG है इनका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है। साथ ही साथ MITI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT इन्वॉल्व है, और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो 28वां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस पर किया गया है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो 3 याद कर लीजिएगा, DAPRG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, MITI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, अश्विनी वैष्णव साहब इसके मंत्री हैं, और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस तरह के क्वेश्चंस का वो होता है थीम। तो इस वर्ष की थीम क्या है? तो वो है विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्वेश्चंस में भी ये लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा कि विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी इसका मतलब है कि सिविल सर्विसेज को डिजिटली एम्पावर करना है। 2047 तक एक डेवलप्ड भारत
बनाना है। बता दें आपको कि विकसित भारत @2047 सरकार लेकर चल रही है टारगेट को, यानी कि भारत का जो शताब्दी होगा, 100 वर्ष स्वतंत्रता के हो जाएंगे। 1947 में भारत आजाद हुआ था, 2047 100 साल हो जाएगा। तो भारत के लोग और साथ ही साथ जो भारत की सरकार है वो ये चाहती है कि भारत डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में हो जाए 2047 तक। अब अगर बात करें यहाँ पर तो टोटल जो है 17 स्पीकर्स थे गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और एकेडमिक से, और बढ़ावा क्या देना है तो डिजिटल गवर्नेंस के बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना है, पॉलिसी डायलॉग्स करना और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को प्रमोट करना इसका मकसद था। अब अगर कुछ सब थीम्स की बात करें तो विशाखापट्टनम को आईटी हब बनाना चाहती है सरकार जो आंध्र प्रदेश में है। वहीं एआई को इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए यूज करना, सिविल सर्विसेज का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना, साइबर सिक्योरिटी को गवर्नेंस में इंक्लूड करना, सर्विस डिलीवरी को बेंचमार्क करना, साथ ही साथ ग्रास रूट लेवल पर इनोवेशन करना, यानी पंचायत को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब इसके सिग्निफिकेंस को भी आप समझ लीजिए कि ये किससे लिंक्ड होगा, तो डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसको ये बूस्ट करने का काम करेगा। विकसित भारत के साथ भी ये अलाइन करता है, और साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज है उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना इसका काम है। तो आपने इस न्यूज को अगर समझ लिया है तो अब आइए क्वेश्चन को कर लीजिए। आपसे बोलता है कि 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ई गवर्नेंस से संबंधित है कौन सा सही है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है, बिल्कुल सही है। उसी तरह से जो कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, तो DARPG के द्वारा, मीटी के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा। DAPRG का आप फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है। वहीं अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो थीम है विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर सब थीम की बात करें तो इसमें यूज है एग्री स्टैक ऑफ फॉर द डिजिटल एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन की भी बात की गई है। तो यानी 1 2 3 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनवील किया है रिपोर्ट इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट पर। कहां पर, तो नई दिल्ली में। तो ये जो कार्यक्रम है इसका नाम क्या है, तो ये याद कर लीजिएगा, लीड्स। अब लीड्स का फुल फॉर्म भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले किसका नाम याद कीजिएगा, वन लाइनर में आपसे यही पूछा जाएगा, पीयूष गोयल। ये क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज हैं। लिख लीजिएगा अपने कॉपी में भी, आपके पास जो ऑप्शंस लगे हुए हैं वही आपका सारा का सारा नोट्स है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ये मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, श्री पीयूष गोयल साहब है। चलिए इस न्यूज को समझते हैं पूरे डिटेल में, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। तो देखिए इवेंट कौन सा था, तो इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट रिपोर्ट अनवील हुआ है, और अगर बात करें तो लोकेशन नई दिल्ली है, और मिनिस्टर कौन सा इन्वॉल्व है, तो पीयूष गोयल साहब हैं। ये टेक्सटाइल, कंज्यूमर अफेयर, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। अब इसका पर्पस क्या है ये जानना जरूरी है। तो ये रिपोर्ट इंडिया के जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसका जो कॉस्ट का डिटेल एनालिसिस है वो ये प्रोवाइड करता है। उसी तरह अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इन इफिशियंसीज को आइडेंटिफाई करके जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना, यानी कि जहां पर भी कॉस्ट को कम किया जा सकता है वहां पर निश्चित रूप से कम करना चाहिए। जो फोकस एरिया है वो कहाँ कहाँ है, तो ट्रांसपोर्टेशन पर है, जैसे कि रोड हो गया, रेल हो गया, एयर हो गया, सी हो गया। वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री को मैनेज करना इसका काम होगा। सप्लाई चेन को आपको सप्लाई चेन जो इनएफिशिएंसीज है उसको एफिशिएंट बनाने का काम होगा, और लास्ट माइल डिलीवरी कॉस्ट पहुंचाना है। बेंचमार्किंग की बात करें तो इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी जो कि इतना बड़ा देश है तो इनएफिशिएंसीज तो होंगी ही, जाहिर सी बात है, पर उनको भी सरकार चाहती है दूर करना, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब अगर पॉलिसी इंप्लीकेशंस की बात करें तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को रिफॉर्म को गाइड करना पड़ेगा। वहीं जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है उसको, इनिशिएटिव को ये सपोर्ट करेगा। अब अगर लीड की बात करें तो लीड का फुल फॉर्म आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स है। अब इसके फ्रेमवर्क के थ्रू स्टेट लेवल परफॉर्मेंस को ये इंप्रूव करेगा। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस को देखें तो समझिएगा कि इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 13 से 14% है। याद रखिएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को रिड्यूस कर देता है। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव कर जाएगा। वहीं जो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बूस्ट मिलेगा। मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उन इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट मिलेगा।
तो ये था न्यूज से संबंधित बातें। वहीं अगर पीएम गति शक्ति के बारे में बता दें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मल्टी मॉडल ये एक अवसंरचना है जो विकास के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, जिसका उद्देश्य 2026-27 तक भारत को $5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य है। और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसका निर्माण यानी कि इसको लॉन्च किया गया था। अब जो याद रखिएगा कि $5 ट्रिलियन इसको बनाना है, किसको? भारत के इकोनॉमिक को, इसीलिए पीएम गति शक्ति प्लान को लाया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पीएम गति शक्ति को कब लॉन्च की थी सरकार ने। अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस में आपको पहला जो है, रिपोर्ट एनालाइज करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन्स को, बिल्कुल सही है। अब ये सपोर्ट करेगा रिफॉर्म किसके अंतर्गत? तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति को बूस्ट देगा। लीड जो कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स हैं, और साथ ही साथ रैंक करेगा स्टेट्स को उसके लॉजिकल परफॉर्मेंस, लॉजिस्टिक के परफॉर्मेंस पे। रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, जिससे भारत के एक्सपोर्ट को और बढ़ावा मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर रगासा रगासा क्या है? तो एक टाइफून है। रगासा एक क्या है? तो एक टाइफून है जो कि जिसकी वजह से 3 लोग फिलीपींस में मर चुके हैं। तो अब इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए कि ये क्या है। तो एक स्टॉर्म का नाम है सुपर टाइफून रगासा। अब इसको फिलीपींस में नैंडो के भी नाम से जाना जाएगा। तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये भी याद कर लीजिएगा, नैंडो। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में फिलीपींस में एक तूफान आया था, उसका नाम क्या है फिलीपींस में? तो नैंडो। रगासा मत करके आ जाइएगा। अब जो है इस कैटेगरी में ये 5 सुपर टाइफून के कैटेगरी में ये आता है और इसका रफ्तार 270 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब जो इससे अफेक्टेड एरिया है केवल फिलीपींस ही नहीं है, बल्कि ताइवान है, हांगकांग भी है, और जो साउदर्न चाइना का क्षेत्र है गुआंगडोंग। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपको एक और पढ़ाया था, कुछ दिन पहले क्या, परसों ही, उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। वहीं अगर बात करें तो ये 18वां स्टॉर्म है 2025 का पैसिफिक टाइफून सीजन में। मैंने आपको बताया था कि जो पिछला वाला है जिसका नाम आपको बताना है वो 17वां था। अब अगर बात करें तो इससे इम्पैक्ट कौन कौन से जगह पर हो रहे हैं? तो ताइवान और बाकी चाइना के कुछ क्षेत्र भी हो रहे हैं। अब ये दिखाता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंटेंसिटी है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीजें इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब सरकार को, साथ ही साथ चाइना की सरकार या फिर पैसिफिक ओशन से लगने वाले सारे देशेस को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए रेडी रहना होगा, और साथ ही साथ अपने इम्पैक्ट जो होगा इकोनॉमिक पर उसको भी तैयार करके रखना होगा, तो कम से कम नुकसान हो। तो इसीलिए इन सबको पहले से ध्यान में देना होगा। अब अगर बात कर लें कुछ और चीजों की, तब बाद में क्वेश्चंस पर आएंगे। तो जो टाइफून होता है वो आपका चाइनीज सी और जो पैसिफिक ओशियन के आसपास देश हैं वहां पर जो साइक्लोन उठते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। वहीं अगर अमेरिका बात करें, कैरेबियन आइलैंड में बात करें, या फिर अटलांटिक ओशियन में, तो वहां पर हरिकेन्स कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो भारत जैसे देश में। और विलीज याद कर लीजिएगा, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि विलीज कहाँ पर है, तो ये याद कर लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑस्ट्रेलिया में जब भी तूफान आएगा तो ये क्या लिखा जाएगा? विली लिखा जाएगा। अब आपको मैंने कई बार एक पढ़ा रखा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आता कैसे है, तो आज चूंकि ये हम नहीं बता रहे हैं आपको। अच्छा, मैंने वो लगाना भी भूल गया मैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो जो टाइफून होता है, अभी टाइफून बार बार आते ही रहेगा, कहीं ना कहीं साइक्लोन हिट करेगा। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, फिर से पढ़ा दूंगा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो याद क्या क्या आपको रखना है कि जब साइक्लोन काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूमता है और क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फीयर में घूमता है, और वो जो इफेक्ट है उसका नाम है कोरोलियस इफेक्ट, और ये किसकी वजह से आता है? तो धरती के घूमने की वजह से आता है। अब इस इफेक्ट के चलते ये मूविंग एयर को डिफ्लेक्ट कर देता है राइट में, कहां पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट घुमा देता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, जिससे कि जो डायरेक्शन है साइक्लोन का रोटेशन का वो इन्फ्लुएंस करता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में याद रखिएगा कोलोरियस इफेक्ट के चलते जो इनवर्ड स्पाइरलिंग एयर होता है साइक्लोन में वो डिफ्लेक्ट हो जाता है राइट की तरफ, जिस कारण से वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। आपको एक लाइन में याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपसे पूछा जाएगा कि जो साइक्लोन होता है वो किधर घूमता है, तो नॉर्दर्न में काउंटर क्लॉकवाइज, और जो साउदर्न है वो उसमें आपको
क्लॉकवाइज घूमता है। बस इतने ही याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बताइए जो टाइफून है उससे संबंधित कौन सी बातें सही है। तो 18वां है, बिल्कुल सही, ये मैंने आपको बता दिया। उसी तरह से जो दूसरा ऑप्शन है सुपर टाइफून है, ये भी बिल्कुल सही है। कहां कहां डैमेज करेगा, फिलीपींस, ताइवान, साउदर्न चाइना में, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगला करंट अफेयर भी मैं आपको लगा देता हूं। तो चलिए अगला करंट अफेयर आपसे क्या कहता है। अगला करंट अफेयर आपको सीडीएस से संबंधित है। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से संबंधित है। अब यहाँ पर न्यूज क्या कहा गया है, तो न्यूज कहा गया है कि जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान है, दूसरे नंबर के हैं, पहले नंबर का आपको नाम बताना है, मैंने कई बार पढ़ा रखा है, उनका नाम बताइए क्या था जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी सिनोप्सियम। कहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो नई दिल्ली में। याद कर लीजिएगा, पहला ये ट्राई सर्विस एकेडमिया है। क्यों, अब क्यों हुआ है, क्या है, तो इसको अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसको लॉन्च जो किया गया है, इनका नाम तो 100% आपसे आने वाले परीक्षाओं में ये पूछा ही जाएगा। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अब अगर इसके थीम की बात करें तो क्या है, तो विवेक और अनुसंधान से विजय, यानी विक्ट्री थ्रू विजडम एंड इनोवेशन है। अब इस थीम का मतलब भी समझ लीजिए कि ये थीम कहना क्या चाहता है। तो थीम जो है ये बताता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सुपेरियरिटी और सेल्फ रिलायंस डिफेंस में, यानी भारत भी चाहता है कि एआई का जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो बेहतरीन तरीके से, ताकि काम किया जा सके डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव को देखें तो ये फॉस्टर करेगा कोलैबोरेशन इंडियन आर्म फोर्सेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, ताकि डिफेंस टेक्नोलॉजी के नीड को समझ के उसमें जो भी इनोवेशन किया जा सकता है वो किया जाए। उसी तरह से ये भारत में हर चीज बनेगा तो इंडिजिनियस जो सॉल्यूशन है उसके लिए बढ़ावा मिलेगा। दूसरे देश की तकनीक पर हम ज्यादा निर्भर रहेंगे तो सारी टेक्नोलॉजी तो वो पहले से जानते हैं, और अगर वो हमारा होगा तो कोई कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता है। यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है और जो मिलिट्री का रिक्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसका ब्रिज का काम करेगा ये। फोकस एरिया मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम जैसी चीजें हैं। अब इसको अलाइन किसके साथ आप कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत के साथ। साथ ही साथ ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा देगा, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को भी बढ़ाएगा और इनकरेज करेगा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को डिफेंस सेक्टर में। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि थीम क्या है, विक्ट्री थ्रू विजडम एंड इनोवेशन, बिल्कुल सही है। सिनोप्सियम इनॉग्रेट किया गया है सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा। अब जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस को मद्देनजर रखते हुए, और कहां पर, तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर में। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही जवाब हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर आपके स्क्रीन पे रहा, मेरे हिसाब से ये पूरा विजिबल होना चाहिए। चलिए ये पूरा विजिबल नहीं है, मैं आपको विजिबल कर देता हूं। चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आदि युवा फेलोशिप, अब जो आदि युवा फेलोशिप है और आदि कर्मयोगी वॉलंटियर है, इसको लॉन्च किया गया है ताकि एम्पावर किया जा सके ट्राइबल यूथ्स को इंडिया के अक्रॉस। यानी कि ये किससे संबंधित है, ये ट्राइबल से संबंधित है। और अगर स्पेसिफिक बात करें तो देखिए इसमें अगर आप न्यूज को देख रहे होंगे तो 82 आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स को इसमें डिप्लॉय किया गया है 82 ब्लॉक्स में, जो कि UNFPA के द्वारा सपोर्टेड है। यानी कि ये यूनाइटेड नेशन का कार्यक्रम है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करा रही है। तो आपसे सिंपल एक ही लाइन में इससे सवाल बनेगा, और वो सवाल क्या बनेगा कि बताना है आपको कि हाल ही में आदि कर्मयोगी अभियान और उससे जो एसोसिएटेड इनिशिएटिव हैं वो किसके द्वारा लाया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा लाया गया है। यूनाइटेड नेशन के मतलब यूनाइटेड नेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा दोनों पार्टनरशिप किया गया है। और कौन कौन सा कार्यक्रम है, तो आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी
वॉलंटियर प्रोग्राम है। अब ये जो अभियान है उसको इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये किसका पार्ट है, तो जनजातीय गौरव वर्ष का पार्ट है जो 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक चलेगा। अब इस इनिशिएटिव का एम है 11 करोड़ जो सिटीजन्स हैं उनको 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस में जाना है, जो कि 550 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करेगा 30 स्टेट में से और यूनियन टेरिटरीज में से। अब इस इनिशिएटिव में आदि सेवा पर्व जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक मनाया जा रहा है उसमें फैसिलिटेट किया जाएगा कि कैसे प्रिपेयर किया जाए ट्राइबल विलेज विजन 2030 एक्शन प्लान को, ताकि इंक्लूसिव लोकल डेवलपमेंट किया जा सके। यानी वॉलंटियर्स जाएंगे पूरे के पूरे ट्राइबल एरिया में जो आपका 30 स्टेट और यूटीज है, वहां पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, यानी कि देश के बाकी लोगों के साथ उनको मिलाया जाए ताकि उनका जो बैकवर्डनेस है उसको कम किया जा सके और अपने देश को आगे बढ़ाया जा सके। यही इस कार्यक्रम का मकसद है। तो अब आपके सामने सवाल है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और यूनाइटेड नेशन बिल्कुल सही है। उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको किया है, जनजातीय गौरव दिवस का ये पार्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। उसी तरह से 550 डिस्ट्रिक्ट और 30 स्टेट इंक्लूडेड है, ये भी सही है। आदि सेवा पर्व का ये पार्ट है, कब से कब तक, 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है ट्राइबल विलेज विजन के तहत 2030 का, यानी 1 2 3 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर, अच्छा एक और बात याद रख लीजिएगा कि ये जो प्रोग्राम है वो लिंक करेगा नेशनल स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम के साथ, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 से पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से ये लिंक्ड है ये कार्यक्रम। और ये एक लॉन्ग टर्म कार्यक्रम है जो भारत सरकार सोचकर चला रही है और निश्चित रूप से चलाना भी चाहिए। पिछड़ों को हमेशा आगे आने का महत्व देना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर आईसीसी ने अनवील किया है ऑफिशियल सॉन्ग ब्रिंग इट होम। आने वाले सवाल में ये बन जाएगा, यानी कि आपको इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है ब्रिंग इट होम। अब इसको गाया किसके द्वारा गया है, तो श्रेया घोषाल जी के द्वारा गया है। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। प्रेसिडेंट है इसके जय शाह और जो हेडक्वार्टर है वो आपका दुबई यूएई में है। तो देखिए अब ब्रिंग इट होम ये है वुमेन क्रिकेट का। अब ये जो वर्ल्ड कप है ये आपको 30 सितंबर से लेके 2 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा 2025 में। उसी तरह से जो मैचेज है वो कहाँ कहाँ होंगे, तो डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, एसीए स्टेडियम गुवाहाटी, होलकर स्टेडियम इंदौर, विशाखापट्टनम और कोलंबो में ये आयोजन किया जाएगा। यानी इंडिया और श्रीलंका यही दोनों देश हैं जो इसको आयोजित कर रहे हैं। तो दिए गए सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर सही हैं, याद कर लीजिएगा इन ऑप्शंस को, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर इंडिया के वाइस कैप्टन और कहां की लेडीज टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना ने एक हिस्ट्री बना दिया है और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि इन्होंने फास्टेस्ट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबसे तेज ओडीआई सेंचुरी लगा दिया है 50 बॉल में। और किसके खिलाफ लगाया है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया है। इनका नाम क्या है, स्मृति मंधाना। अब याद कर लीजिएगा, फास्टेस्ट इंडियन है ये, वर्ल्ड में मत सोच लीजिएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, अगले स्पोर्ट्स सेक्शंस को देखते हैं, जहां पर कि पहले इंडियन बन गए हैं। यानी कि इनका नाम आपको बताना है कि कौन से ये पहले इंडियन है जिन्होंने मेडल जीता है 1 लैप रोड स्प्रिंट जूनियर कैटेगरी में, और इन्होंने रिकॉर्ड टाइमिंग दर्ज कर लिया है 39.744 सेकंड में, क्योंकि स्प्रिंट है यानी रेस है एक तरह का। तो इनका नाम अनिश है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफेयर की ओर, जहां पर सिडनी की मैकलॉनिन लेवरोन ने एक रिकॉर्ड बना दिया है और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने 400 मीटर में गोल्ड जीत लिया है। कहां पर इसका आयोजन हो रहा था, तो टोक्यो कहां पर है, जापान में है। ये पहले भी 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं 400 मीटर के हर्डल्स रेस में। अब जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 47.60 सेकंड में, किसका, मारिता कोच का। वहीं अगर बात करें तो इन्होंने कितने सेकंड में फिनिश किया है, तो 47.78 सेकंड में। यानी कि अगर इस सवाल से आपसे पूछा जाए कि क्या पूछा जाएगा, तो हाल ही में गोल्ड जीतने वाली 400 मीटर हर्डल्स में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कौन है, तो इनका नाम है मैकलॉनिन लेवरोन है इनका नाम, बस इतना याद कर लीजिएगा। तो ये थे आपके टॉप करंट अफेयर 24 सितंबर 2025 के, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट था। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपनी राय भी लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।